वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक हमने बात की थी अवकलन की, जिसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छे से समझा था, प्रत्येक फॉर्मूले को देखा था। आज इसी कड़ी में अपने बात करने वाले हैं समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन की, कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि अवकलन होता है, उसका ओपोजिट ही समाकलन होता है। यानी कि ये अवकलन की एक प्रति अर्थात विपरीत प्रक्रिया है, अतः इसे प्रति अवकलन भी कहा जाता है। क्या कहोगे? प्रति अवकलन कहोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जैसा कि कल हमने समझा था कि विस्थापन का यदि आपने कर दिया अवकलन, बात करेंगे समय के सापेक्ष, प्रत्येक राशि समय के सापेक्ष अवकलित होगी, तो क्या प्राप्त हो जाएगा जी? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। और वेग का जब अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा? त्वरण बन जाएगा। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। इसको आप रिवर्स ले लो, यहाँ पे त्वरण है, त्वरण का आप कर दो समाकलन, रिवर्स में आ जाओ तो त्वरण का समाकलन करने पर बच्चों वेग बन जाता है। और वेग का यदि पुनः समय के सापेक्ष समाकलन कर देते हो तो वापस क्या बन जाता है? विस्थापन बनता है। तो विस्थापन का अवकलन किया तो वेग बना और वेग का समाकलन किया तो विस्थापन बना। रिवर्स प्रक्रिया हो गई एक प्रकार से। सो ये चीज़ें आप बेसिक याद रखोगे। इसी प्रकार वेग का अवकलन करोगे तो त्वरण बनेगा और त्वरण का यदि समाकलन करोगे तो वेग बनेगा। तो वेग का समाकलन करोगे क्या बनेगा? वेग का समाकलन करोगे तो विस्थापन बनेगा और वेग का यदि अवकलन करोगे तो क्या बनेगा? त्वरण बन जाएगा। कहने का मतलब समाकलन और अवकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रक्रियाएं हैं। आज अपने बात करने वाले हैं कि समाकलन के जो फॉर्मूले होते हैं, तो आज अपने बात करने वाले हैं कि समाकलन के जो फॉर्मूले होते हैं वो किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे। तो चलिए बात करते हैं समाकलन के फॉर्मूलों की। तो अपने पास पहला फॉर्मूला होगा, कोई भी वैल्यू है, नियतांक है, जैसे 1 2 3 4 15 20 कोई संख्यावाची मान हो गया, उसका हमें समाकलन करना। समाकलन का साइन क्या होता है? समाकलन का साइन इस प्रकार का होता है। इसका हमें समाकलन करना है और वो भी x के सापेक्ष। तो बच्चों यहाँ पे नियतांक का जो समाकलन होता है वो कितना होगा? x होगा। नियतांक का समाकलन कितना होगा? नियतांक का समाकलन उतना ही होता है जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। यदि नियतांक का समाकलन x के सापेक्ष करोगे तो मान आएगा x। यदि आप समाकलन t के सापेक्ष करोगे नियतांक का तो मान आएगा t। z के सापेक्ष करोगे तो मान आएगा z। इसी प्रकार y के सापेक्ष करोगे तो मान आएगा y। यानी कि नियतांक का समाकलन करने पर मान हमें उतना ही मिलता है जितना कि आप जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो। और समाकलन में बच्चों यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है, प्लस में अपने c एक कांस्टेंट यूज करते हैं जब भी समाकलन करते हैं। तो अपना पहला रूल तो ये हो गया कि नियतांक का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x मिल जाएगा और साथ में ये समाकलन नियतांक कैलकुलेट होता है तो ये बन जाता है x प्लस c। ये अपने आप में सिंपल एक नियतांक है। ओके, तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला हो गया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या है 4 और उसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 4 और x के सापेक्ष करो जी 4x बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो नियतांक है ना वो नियतांक साथ में आता है, यानी कि नियतांक इंटू x प्लस c। तो नियतांक 4 था इंटू x प्लस c, ये इसका मान बन जाएगा। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि आपके पास एक वैल्यू है y² और इसका आप x के सापेक्ष समाकलन करोगे, तो बच्चों आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो ना, तो ये तो कोई x का तो पद है नहीं। यदि x का पद नहीं है तो फिर ये अपने आप से एक नियतांक ही होगा, एक अचर राशि माना जाएगा और इसका समाकलन कितना बन जाएगा? y² और x के सापेक्ष कर रहे हो तो x आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाता है? c। यानी कि आप जिस राशि के सापेक्ष करते हो, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो, जिस राशि के सापेक्ष करते हो यदि वो पद यहाँ पे नहीं आता है तो वो पूरी की पूरी राशि है वो नियतांक मानी जाती है, जैसा कि हमने अवकलन के अंतर्गत भी इस बात को समझा था।
ओके, तो नियतांक का समाकलन करोगे तो मान कितना बन जाएगा, नियतांक तो आएगा ही, साथ में जिस राशि के सापेक्ष समाकलन करते हो वो मान भी यहाँ पे निकल के आता है। चलो भाई, अब अपने बात करते हैं सेकंड रूल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अपने पास कोई भी संख्या है x की पावर n है, इसका हमें x के सापेक्ष बच्चों इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो x की पावर n का समाकलन कितना होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस में नियतांक c आता है। ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना था, घात पहले आ रही थी, परिणामी घात 1 बच रही थी, यानी कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन था n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आप समाकलन देख रहे हो तो x की पावर n का समाकलन कितना बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बटे में आ जाएगा n प्लस 1। चलो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे। ओके, तो सपोज दैट अपने पास x की घात 5 है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना मान बन जाएगा, जो भी घात है वो एक बढ़ के आएगी, बटे में कंप्लीट घात आ जाएगी प्लस में c, जो भी घात है वो एक बढ़ के आती है और बटे में सेम घात आती है, तो x की पावर 6 बटे में 6। यदि आप एक अन्य एग्जाम्पल की और बात कर लो, जैसे कि अपने मान लो कि अपने मान दिया गया है 4x की स्क्वायर, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो मान कितना बचाएगा, 4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x की स्क्वायर का करोगे तो बच्चों बन जाएगा x की 3 बटे 3 और प्लस में नियतांक c आ जाता है। तो ये सिंपल x की पावर n को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि अपने जैसा कि इस फॉर्मूले में अपने देखा, एग्जाम्पल में देखा कि x के साथ में यदि कोई भी राशि आ जाए, अचर राशि आ जाए, तो अचर राशि पहले और x के सापेक्ष आपको इंटीग्रेट करना हो, तो यदि अचर राशि किसी x के पद के साथ आई है तो यहाँ पे एक अचर राशि बाहर निकल जाएगी और x की पावर n का आप इंटीग्रेट कर दोगे, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल को समझा। 4 हमने बाहर ले लिया था और बचे हुए मान का x स्क्वायर का आपने कर दिया था इंटीग्रेशन, और यदि ये x साथ में नहीं आता, केवल 4 होता, फिर ये इस प्रकार से सोल्व होता। ओके, तो ये अपने पास कुछ एक एग्जाम्पल हो गए फॉर्मूलों के बेस पे। अब आगे पर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला नंबर 3 होगा, कोई संख्या 1/x है, उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका मान बच्चों निकल के आता है log ex प्लस में c। आपको याद होगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x बन रहा था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने फॉर्मूले की बात करें, 4 नंबर फॉर्मूला, दो संख्याएं हैं योग में दे रखी हैं तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार होगा, जैसे कोई भी एक मान है x के पदों में, दूसरा कोई भी मान है वो भी x के पदों में है, और कंप्लीट आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इसका मान कितना बनेगा। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे और प्लस में c नियतांक लग जाएगा। यानी कि फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, पहले आप f वाले पद का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, दोबारा से आप g वाले पद का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, और इस कंप्लीट के साथ आपको लगा देना है नियतांक c लगा देना है। ओके, चलो इसको अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अपने पास y का मान दे रखा है बच्चों 4x प्लस एक्स क्यूब, और किसी ने बोल दिया कि x के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसका समाकलन कीजिए, तो यहाँ पे fx की बजाय यहाँ पे 4x है और gx का मान यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि ये दो फंक्शन थे, दोनों ही x के पदों में थे और x के पदों में ही आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, 4x प्लस एक्स क्यूब का करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले 4x को आप इंटीग्रेट करोगे, उसके पश्चात x की क्यूब को आप इंटीग्रेट करोगे और इन सब के साथ में नियतांक c आ जाएगा। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो अभी आप नियतांक c नहीं लिखोगे, इंटीग्रेशन होने के पश्चात आपको नियतांक c लिखना होता है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो जरा, 4x प्लस एक्स क्यूब को आप x के रिस्पेक्ट में समाकलन करते हो, इसका इंटीग्रेट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो आ गया बाहर, x का कितना हो जाता है इंटीग्रेशन, जो भी घात है वो एक जुड़ के प्राप्त होती है समाकलन में और बटे में पूरी घात निकल के आती है। अवकलन में एक घात कम प्राप्त होती है जबकि समाकलन में एक घात ज़्यादा प्राप्त होती है। प्लस
एक्स की क्यूब का कितना बन जाएगा, एक घात ज़्यादा बटे में कंप्लीट घात, ये मान हो गया, और उसके साथ में लगा दोगे प्लस में सी। यहाँ से आप कुछ कॉमन वगैरह लेके, जैसे एक्स स्क्वायर बटे में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप ऐसा कुछ करके मान आगे सोल्व कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से इसको सोल्व करने का तरीका होगा। चलिए अपने चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अपने पास कोई भी एक वैल्यू है एक्स की क्यूब प्लस 1/x, ओके, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए ज़रा। इंटीग्रेशन किसका होगा, y का dx के साथ। तो y का मान कितना है, x की क्यूब है और 1/x है, और यहाँ पे आ जाएगा dx, वेरी सिंपल। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y dx का मान हमें कितना मिलेगा, सबसे पहले आप x की क्यूब को इंटीग्रेट करो। अब मैं सीधा ही करूँगा इंटीग्रेट, ऐसा लिखूँगा नहीं कि पहले इसको किया और फिर इसको किया इंटीग्रेट। तो x की पावर 3 को इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 4/4 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का होता है बच्चों log x। और यहाँ पे कंप्लीट जब हो चुका है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे नियतांक प्लस में आ जाता है c। तो इस पद का कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अपने कुछ और फॉर्मूलों की बात करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। आगे के कुछ फॉर्मूलों को देखने से पहले अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। y का मान √x प्लस 1/x प्लस 4 है, और किसी ने बोल दिया कि इस y का आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि समाकलन कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, dy/dx इज इक्वल, सॉरी इंटीग्रेशन करना है y dx, इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन होना है, यानी कि √x का होना है, प्लस उसके बाद में 1/x का इंटीग्रेशन होना है, प्लस उसके बाद में इंटीग्रेशन होना है किसका, 4 का, और इन सब के साथ में प्लस c आ जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो कितना जाएगा, √x है, x रूट का मतलब होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की घात 1/2। तो यहाँ पे x की घात n वाला सूत्र लगा दो, तो घात में एक मान जुड़ जाएगा, 1/2 में आप एक घात और जोड़ दोगे तो x की घात कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। बटे में सेम घात आती है, यानी कि 3/2 बटे में भी आ जाएगा, प्लस 1/x का कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया, प्लस में c कर दो, और इसको आप फाइनली देखोगे 3/2 को अरेंज कर लो, ये बन जाएगा 2/3, x की घात 3/2 प्लस आ जाएगा log x, और प्लस आ जाएगा 4x, और यहाँ प्लस में c। तो ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन है वो निकल के आ जाएगा। अब अपने रूल नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, थोड़ा ध्यान रखना। अभी हमने क्या बात की कि x के 2 पद हैं, दोनों प्लस में, 2 या 3 जितने भी होंगे प्लस में है या माइनस में है, लेकिन यदि वही 2 पद गुणा में आ जाएं, अर्थात ऐसा कुछ फंक्शन हो जाए, एक पद f हो गया, x के पदों में है, गुना दूसरा पद g हो गया, ये भी x के पदों में है, और बोल दिया कि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करना है किसका, f का, और दूसरा पद गुणा में है g का, हमें इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों थोड़ा सा गौर से सुनना बात को। सबसे पहले इस पहले पद को आप निकाल दोगे बाहर, जो भी पद बच गया उसका कर दोगे इंटीग्रेशन, g वाले पद का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस का निशान आता है, कंप्लीट बड़ा इंटीग्रेशन, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, जिस पद को आपने बाहर निकाला था उसका करोगे डिफरेंशिएशन, ओके। साथ में यहाँ पे जो भी आपने पहले जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका वापिस इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे निशान रहेगा गुणा का, वापिस से इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, g वाले पद का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये ब्रैकेट होगा बंद, और यहाँ वापिस dx और प्लस लगेगा c। क्या समझे, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो dx है, इसके बीच में कंप्लीट एक वैल्यू है, यानी कि पहले आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, उसके पश्चात जो मान आएगा उसका वापस से आपको इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। दोबारा देख लो, पहले इस पद को बाहर निकालोगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, माइनस
जिस पद को आपने बाहर निकाला था उसका आपको करना पड़ेगा अवकलन इनटू ये संख्या सेम, यानी कि gx का आपने इंटीग्रेशन किया था, दोबारा इंटीग्रेशन कर दोगे सेम पद आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन दोनों ही गुणा में है। इससे जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसका वापस आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। इसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझने से पहले मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ कि आपको e की पावर x का यदि इंटीग्रेशन करना पड़े तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस में c आ जाता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। चलो अब अपने इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। और अपने पास बच्चों एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है कि y बराबर x इंटू ई की पावर x है, ये एक y का मान है। x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, यानी कि y dx करना है। तो क्या करोगे, x ई की पावर x एक पद हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन होगा कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे कैसे, गौर से सुनना। एक पद को बाहर निकाल दो, x को बाहर निकाल दिया, दूसरे वाले का आपको करना है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, इतना काम हो गया। माइनस का निशान, पूरा बड़ा इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट स्टार्ट, जिस राशि को आपने बाहर निकाला था उसका आप करोगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन गुणा जिसका आपने पहले इंटीग्रेशन किया था उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इतना काम हो गया। जिसको आपने बाहर निकाला था उसका तो डिफरेंशिएशन हो गया यानी कि अवकलन हो गया, और जिसका पहले आपने समाकलन किया था उसका वापस समाकलन कर दिया। अवकलन और समाकलन यहाँ पे गुणा में है, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से जो भी राशि आएगी उसको आप वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ से अपने मान क्या बन जाएगा, y dx इज इक्वल x, e की पावर x का समाकलन कितना होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट स्टार्ट, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, समाकलन कितना होगा, e की पावर x होगा, ब्रैकेट बंद, इनटू dx प्लस आ गया c, 1 इंटू ई एक्स यानी कि ई एक्स ही हो गया। तो ई एक्स का आपको वापस से समाकलन करना पड़ेगा, तो y dx बराबर क्या बच जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x का वापस समाकलन करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा, और प्लस में यहाँ पे c आ जाएगा। अब आप इसको कुछ कॉमन वगैरह लेके कर दो तो e की पावर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बचेगा x माइनस 1 प्लस c, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। और ये जो रूल है गुणा वाला, ये आइलेट रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है, आइलेट रूल, यानी कि दो संख्याएं गुणा में होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करते हो। तो समाकलन और अवकलन के यदि कंप्लीट फॉर्मूलों की बात करूँ तो ये फॉर्मूला सबसे मुश्किल और थोड़ा सा यूज में लेना भी उसको क्रिटिकल होता है, लेकिन जिस बच्चे को ये स्टेप पता हो जाती है उसके लिए इसको यूज में लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये अपने पास कुछ एक समाकलन के फॉर्मूले थे, हालांकि फॉर्मूले कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाकी बचे फॉर्मूलों को अपने कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।